हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुष्मित कौर। मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नॉट ऑफ कॉमर्स पे, जहाँ से हम शुरू करेंगे अपना सफ़र कॉमर्स से। रास्ता भी होगा कॉमर्स का और ख़त्म भी करेंगे कॉमर्स पे। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद अकाउंटेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग टुडे। सो आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग का थर्ड चैप्टर, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल लेजर। आपको पता है दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक सिंगल बेसिस और एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल में जो होता है हम सिंगल एंट्रीज पास करते हैं, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बट डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का फादर किसे कहा जाता है। लूका पैसिओली है, एक फ्रांस के पर्सन मॉन्क है। 15वीं सेंचुरी में इन्होंने अकाउंटिंग का इस वे में डुअल एस्पेक्ट में मेजरिंग का नाम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सबसे इन्हें फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहा गया है, लूका पैसिओली। बुक कीपिंग जो सबसे ओल्ड है बिज़नेस में, बुक कीपिंग सबसे ओल्ड है। बुक कीपिंग में आपको पता ही क्या है, हम बुक्स बनाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करते हैं। देन कोई भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, जब तक उसमें सिंपली बात है दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। एक बायर होगा, एक सेलर होगा, या फिर गुड्स आएंगे जाएंगे, दो पार्टीज होना ज़रूरी है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने बिज़नेस के लिए लैंड खरीद रही हूँ, तो वो क्या है, जो पर्सन मुझे सेल कर रहा है वो क्या है, सेलर, और मैं खरीद रही हूँ बायर है। टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। सो क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट होगा, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। ये सिर्फ बेसिक्स एग्जांपल थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जिसमें हम प्रीपेड, जो हमने पहले कर दिया वो सब लिखते हैं, और जो हमने आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, वो सब हम इसमें लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, जो मेरा एक्सपेंस है अभी तक मैंने पे नहीं किया है। प्रीपेड हो गया, मैंने पहले पे कर दिया है। आपको पता है हमने पिछले अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट इस साल का उसे इसी में रिकॉर्ड करना है। मान लो मुझे कोई अगले साल का पहले ही रिसीव हो गई है इनकम, तो मैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिख के रखूँगी और उसे अगले साल में ही एडजस्ट करूँगी। और अगर मेरी आउटस्टैंडिंग है इस साल की, मैंने पे नहीं की है, तो मैं उसे आउटस्टैंडिंग के साथ ट्रीट करूँगी, लाइबिलिटी। देन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले 3 तरह के अकाउंट्स हैं। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसमें पर्सन्स होते हैं, जिसमें पर्सन्स के लिए हम ट्रांजैक्शन जो पर्सन से हम करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच रिलेट्स टू प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, जिसमें हमारी प्रॉपर्टी एसेट्स की बातें होती है, वो है रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट। देन नॉमिनल अकाउंट्स, वो अकाउंट जिससे इनकम और एक्सपेंसेस हम ट्रीट करते हैं। हम ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। आगे जो हमने पढ़ना है फर्दर, जो बीकॉम है, बीकॉम में है वॉयज है, जॉइंट वेंचर है, ऐसे अकाउंट्स हैं, वो इन्हीं पे ही बेस्ड है, नॉमिनल अकाउंट्स पे, राइट। नेक्स्ट, रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फर्स्ट, सेकंड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपने ये 3 रूल अच्छे से याद कर लिया, आपकी जर्नल अजय बिलीव मी अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल कि मान लो कैश जो है वो सोनू को पे किया गया, तो सोनू क्या है, रिसीवर, तो सोनू का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और दूसरे साइड पे कैश किससे रिसीव हो रहा है, कौन कैश दे रहा है, गिवर कौन है, केशव, तो केशव का अकाउंट क्रेडिट होगा। व्हाट विल बी द एंट्री, सोनूज अकाउंट डेबिटेड टू केशव्स अकाउंट। देन हम पढ़ते हैं रिसीवर्स रियल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब वो होता है जो चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कैश, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। सो दीज आर टेंजिबल एसेट्स। वही मेरे पेटेंट्स हैं, मेरी गुडविल मैंने जो बना के रखी है, मेरे ट्रेडमार्क्स हैं, इट कैन बी सीन, हम नहीं देख सकते, ना ही टच कर सकते। सो दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट एसेट्स के लिए होता है, टेंजिबल अकाउंट टेंजिबल एसेट्स के लिए, और इंटेंजिबल रियल अकाउंट इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। देन नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में आपको पता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। एक्सपेंसेस कैसे, जो हमारे खर्चे, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, कमीशन, ठीक है। और लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, इन ट्रांजिट, कोई भी लॉस आ गया। प्रॉफिट्स,
प्रॉफिट्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं और गेंस वो भी नॉमिनल अकाउंट में ही आता है। तो इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। अगर सैलरी अकाउंट है, सैलरी डेबिट, और अगर मैंने इनकम रिसीव की है, मान लो मुझे कहीं से रेंट आया है, मैंने अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी दी हुई थी, मुझे रेंट आ गया है, सो वो क्या है, रेंट मेरी क्या है, इनकम। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, इक्वेशन के बेस पे हम अकाउंटिंग को करते हैं ट्रीट। सबसे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग का। सबसे पहले देखिए अलग अलग टाइप से एसेट्स जो हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, क्या कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या, एक्सपेंसेस क्या है। इसको ओवरव्यू दे देती हूँ। एसेट्स वो चीज़ें होती है जो बिज़नेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइबिलिटी हमारे ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कर्जा। कैपिटल जो पैसा ओनर अपने बिज़नेस को कंट्रीब्यूट करता है, देता है, वो क्या काइंड हो सकती है, कैश हो सकता है, किसी भी चीज़ में अगर वो दे रहा है, दैट इज़ कैपिटल। रेवेन्यू जो चीज़ मैंने चार्ज की है अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करके, वो मेरी रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस, जो कोई खर्चा मुझे रेवेन्यू अर्न करने के प्रोसेस में आया, दैट इज़ एक्सपेंसेस। रूल, सबसे पहली बात, एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट। हर डेबिट के लिए कोई क्रेडिट भी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डुअल एक्सपेक्ट से हमें चलना है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था प्रिंसिपल में कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। अगर आपने बैलेंस शीट देखी है तो आपको पता होगा, वन साइड क्या होता है, एसेट्स होते हैं, सेकंड साइड लाइबिलिटीज़ और कैपिटल होती है। सो हमें इससे क्या मिलता है, क्या मतलब देखने को मिला कि देखिए एसेट्स है एक साइड पे, है ना, एक साइड एसेट होते हैं। मैं आपको बैलेंस शीट बता देती हूँ कैसे बनती है। देखिए ये बैलेंस शीट मान लीजिए, ये साइड एसेट्स आते हैं, ठीक है, ये साइड लाइबिलिटीज़ आती हैं प्लस कैपिटल आती है। यहाँ पे ऊपर कैपिटल होती है, जितने एक पर्सन है तो एक की, दो तीन है तो फिर, और नीचे लाइबिलिटीज़ आ जाती है ना। और दूसरी साइड पे मेरे एसेट्स आ जाते हैं, करंट है, नॉन करंट, कौन से करंट एसेट्स आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखने में क्या पता लग रहा है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज़ एसेट, है ना। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट। इससे हम क्या डिराइव कर पाएंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल का दूसरा नाम प्रोप्राइटर्स फंड है, जिसे हम पी भी लिख सकते हैं। सो हमें ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे ही हमने सारा का सारा काम करना है, ठीक है। अब एक बेसिक सी चीज़ बता देती हूँ, बहुत काम आएगी। अगर एसेट है तो डेबिट है, अगर लाइबिलिटी और कैपिटल है तो क्रेडिट है, ठीक है। अगर एसेट और डेबिट में क्यों, एसेट बढ़ेगा, डेबिट, जो चीज़ बढ़ रही है वो डेबिट है एसेट्स में, और जो चीज़ कम हो रही है वो क्रेडिट है। और वही लाइबिलिटी और कैपिटल साइड पे जो चीज़ बढ़ रही है वो क्रेडिट है, और जो चीज़ कम हो रही है वो डेबिट है। सो आप सिंपली याद रख लो, एसेट्स का डेबिट, कैपिटल और लाइबिलिटी का क्रेडिट। देन वही मैंने जो बोला लिखा है, एसेट्स के बारे में लिखा है, एसेट्स अगर वही इंक्रीज़ हो गए डेबिट, डिक्रीज़ हो गए क्रेडिट। समरी देती है रूल्स की कि अगर इंक्रीज़ इन एसेट एक्सपेंस और लॉस, इसमें इंक्रीज़ है तो डेबिट होगा, और इसमें अगर डिक्रीज़ है तो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, गेन, इन सब में अगर डिक्रीज़ है तो डेबिट, इंक्रीज़ है तो क्रेडिट। अब डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, ये इनेबल करता है हमें कि हम पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रख सके अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ऑफ कोर्स मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन की कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा, कहाँ से लिया, किससे लिया, है ना। जी देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ, सिंपली मैं लिख दूँ मैंने लिया फर्नीचर, देयर इज़ नो डेबिट नो क्रेडिट, सिंपली लिख दिया, मुझे नई इन्फॉर्मेशन है। अगर मैंने लिखा है सेलर का नेम, या फिर मैंने कैश के साथ कर दिया, मैंने कैश में लिया, क्रेडिट में लिया, मुझे पता लगेगा, तो कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाएगा। देन इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको पता है एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट में दोनों मैच करते हैं, है ना। उससे पहले भी देख लीजिए, जर्नल में भी फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट, तो मुझे अरिथमेटिक एक्यूरेसी मिल जाती है मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। देन
रिज़ल्ट मिल जाता है बिजनेस एक्टिविटी का अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो भी उसमें ही डुअल एस्पेक्ट में बनता है, तो हमें प्रॉफिट का पता लगता है। फाइनेंशियल पोजीशन, मुझे मेरी बैलेंस शीट से मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगी कि वेयर आई स्टैंड, मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। और पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए कंपैरिजन करना इस साल का अपने पिछले सालों से, क्योंकि मेरा डेबिट क्रेडिट आई कैन ईजिली मैच मेरी कौन सी साइड है। देन एरर के चांसेस, वही मैंने बताया, एरर के चांसेस कम है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं ऑन एवरी स्टेप। देन हाँ, ये हमें हेल्प करता है हमारी डिटेल्स देखने के लिए, अकाउंट की डिटेल्स वही पता लग जाता है। एग्जांपल दी मैंने आपको, किससे ख़रीदा, कैश में या क्रेडिट में। हमें डाटा से हम इन्फॉर्मेशन पता लगा। अगर डुअल एस्पेक्ट लिखा है तो मुझे पता लगेगा आई हैव सोल्ड दिस टू दिस डेटर ऑन क्रेडिट बेसिस, बिकॉज 2 जाने आ रहे हैं, 2 अकाउंट्स है, 1 इज़ डेबिट 1 इज़ क्रेडिट, राइट। तो मुझे डेटर का पता लग जाएगा, मेरे कितने डेटर्स हैं, और आई कैन ईजिली कंटेक्ट दी, मैं मुझसे मतलब ले सकते हो ताकि मुझे बैड डेट्स ना हो। हम लेजर बनाते हैं, उसमें डेटर्स का एक पर्सनल अकाउंट बनता है ना, तो वो पर्सनल अकाउंट उनका बनता है, उसमें लिखते हैं कि डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। देन अ प्रॉम्प्ट पेमेंट टू क्रेडिटर इनेबल्स टू गेट द एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट। एक अच्छी पेमेंट क्रेडिटर्स को करने से मुझे कैश डिस्काउंट बन जाएगा। मुझे पता होगा मैंने कब कब पेमेंट करनी है, किसका अकाउंट है। इफ़ आई हैव मेंटेनिंग डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रही हूँ, सो आई कैन ईजिली मेक रिमाइंडर। मैं अगर मैनेजर हो तो अब खुद को दे दूँगी। देन डिसएडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम। अगर डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, हमने एडवांटेजेस देख लिए। सबसे पहले ये मेथड एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है? क्योंकि इस पर एक नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर सिंपली मेरा बिजनेस है, मैंने डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करनी, मैं सिंपली लिख सकती हूँ ये आया, ये गया, इतना है, उतना है। बट अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम को रख रही हूँ तो आपको पता है अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र हमें हायर करने पड़ते हैं, क्योंकि सिंपल पर्सन जो है वो नहीं बना सकता विदाउट इट्स नॉलेज। देन ये स्मॉल स्केल के लिए नहीं है, मतलब कि स्मॉल स्केल के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। जिसके पास ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम ही कम है, वो ये मेंटेन करके क्या करेगा। देन एरर्स कांट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे सारे के सारे एरर्स मतलब कि गायब हो जाएंगे। कुछ एरर्स रह जाएंगे, जैसे एरर ऑफ ओमिशन, मैंने कुछ ओमिट कर दिया, नहीं लिख पाई। एरर ऑफ राइटिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। अगर मैंने डेबिट, देखो डेबिट क्रेडिट दोनों का सेम होना है। अगर मैंने दोनों को ही, अगर मैंने कैश के फर्नीचर ख़रीदा है तो मैंने अगर जर्नल एंट्री में ही दोनों की अमाउंट गलत लिख दी है, क्योंकि डेबिट है तो क्रेडिट भी सेम होगा। मैंने दोनों की अमाउंट सेम लिख दी है तो मैंने लेजर बनाऊंगी, उसमें भी सेम जाएगी, ट्रायल बैलेंस में भी सेम ही जाएगी, आगे आगे वो सेम ही चला जाएगा। मैंने कुछ गलत लिख दिया है सो वो तो अनरिवील्ड रहेगा ना, क्योंकि दोनों साइड से सेम आ जाना है। देन हम पढ़ेंगे डिफरेंस सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम एक्यूरेसी नहीं देख सकते, बिकॉज फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ नॉट अ क्रेडिट, इसमें कोई ऐसा नहीं है प्रिंसिपल। बट डबल एंट्री सिस्टम में हम ये देख सकते हैं, जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो कैन ईजिली मैच इट। बैलेंस शीट के एंड पे भी हम देखते हैं मैच करता है। सूटेबिलिटी, ये जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है स्मॉल स्केल में सूटेबल है, राइट, और डबल एंट्री सिस्टम है वो हर तरह के बिजनेस हाउस में चलेगा। सिंगल में भी स्मॉल स्केल में भी चल जाएगा, बट इतनी उसमें ज़रूरत नहीं होती है बनाने की। देन अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक्स ही मेंटेन होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का हमसे डील करते हैं, और कैश अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 अकाउंट बनते हैं, याद रखिएगा। मेथड, single entry system is not a scientific method but double entry system is. then secrecy, सिंगल एंट्री सिस्टम में सिक्रेसी बन जाती है हमारी, बट डबल एंट्री सिस्टम में हम खुद हैं, हमने किसी को बाहर से अपॉइंट किया कि हमारे बना के दो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डबल एंट्री सिस्टम में, तो उसके साथ हमारी जो बिजनेस की सिक्रेसी शेयर हो गई, हमारे सीक्रेट शेयर हो गए। देन फ्रॉड, चांसेस फ्रॉड के जैसे कहते हैं है इसमें, बिकॉज ये चेक नहीं किया जाता। सिंगल एंट्री जो है इसमें चेक नहीं, इसलिए फ्रॉड हो सकता है। वही एरर लिख दिया एक जगह पे, एक जगह आपने लिख दिया, एक जगह एक्यूरेसी लिख दिया, एक जगह फ्रॉड, बात वो सही में इसमें भी, इसमें मिनिमाइज़ है क्योंकि एरर्स इजीली डिटेक्ट हो जाते, बट ये नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम में एरर होगा ही नहीं। देन बेसिक टर्म्स,
एसेट के हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग आर प्रैक्टिकल वर्क, बिकॉज अब तक हमने जो किया वो सब थ्योरी थी। अब हम मेन प्रैक्टिकल वर्क पे आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं, प्रैक्टिकल्स पे आ रहे हैं। तो इसमें हमने बेसिक टर्म्स को याद रखना है। जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है उन्हें तो ये बुक पकड़ना ही पहली बात है। टेंशन हो रही, मैंने आपको पहले कहा डोंट वरी, मेरी वीडियो है ये, देखिए आपको सब समझ आएगा। नहीं समझ आता कमेंट कीजिए, मुझे डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम का चैनल है, लिंक साथ में ज्वाइन कर देती हूँ वीडियो के। आप मुझे डीएम कीजिए पर्सनली, आपका डाउट आई विल रिजॉल्व। अगर नोट्स चाहिए मुझे डीएम कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। देन एसेट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेट क्या है। एसेट में बी डिफाइंड एज एनीथिंग ऑफ यूज इन फ्यूचर ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज एंड बिलोंगिंग टू द एंटरप्राइज। एसेट वो चीज़ है जो कि फ्यूचर में हमारे काम आने वाली है, हमें बेनिफिट देने वाली है और एंटरप्राइज़ के ही ये बिलोंग करती, ओनरशिप एंटरप्राइज़ के पास है। जैसे मेरी बिल्डिंग, मेरा लैंड, मेरे बिज़नेस के पास जो मशीनरी है, कैश है, डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है? डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। जैसे मेरा कस्टमर है, मेरे कस्टमर को मैंने गुड्स जो हैं वो सेल किए हैं ऑन क्रेडिट। अब वो तो मुझे बाद में पैसे देगा, अभी नहीं दे रहा पर बाद में देगा। इट विल बेनिफिट मी, मुझे बेनिफिट ही होगा इससे। इट विल बेनिफिट मी इन फ्यूचर, है ना। तो है भी किसका? मेरा डेटर है, मुझसे बिलोंग करता है, मेरे बिज़नेस से बिलोंग करता है। तो मेरा डेटर जो होगा मेरा एसेट होगा। अब ये नहीं है कि वो इंसान है वो मेरा एसेट कैसे हो जाएगा, नहीं। जस्ट बिकॉज उसके पास मेरा कुछ पैसा, मतलब मैंने उससे कुछ लेना है, दैट्स वाई मेरे एक रिलेशन है, सो वो मेरा डेटर है, वो मेरा एसेट है। देन गुडविल, जो मैंने रेपुटेशन बिज़नेस की बनाई है वो मेरी गुडविल है। जो मेरा नाम है, जो मेरे बिज़नेस का नाम है मार्केट में, वो हमारा मतलब मेरा, वो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट भी करेगा। देन अदर वर्ड्स में कहें तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है एसेट, जिससे ओन करता है बिजनेस और जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर हमें होते हैं। सिंपली फ्लो टू दी एंटरप्राइज, जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे एंटरप्राइज को फ्लो होगा, कैश फ्लो कह सकते हैं जनरली। देन इक्विटी को ब्रॉड सेंस में देखें तो इसमें टोटल क्लेम्स अगेंस्ट दी एंटरप्राइज है। अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि बिज़नेस अलग है और बिज़नेस का पर्सन अलग है। मैं आपको 3 टर्म्स यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखिए, ये है बिज़नेस, जो बड़े टाइप है पर बिज़नेस है। ये है बिज़नेस, ये है ओनर। ओनर का नाम सपेस, ये देखो राजू, सिंपल सा बात, ओनर हमारा राजू है, ये हमारा बिज़नेस है। अब बिज़नेस अलग है, राजू अलग है। पहली बात तो ये मन में पक्की बिठा। अकाउंटिंग टर्म्स में आगे सोल प्रोप्राइटरशिप है, कला बंदा है, इट्स ओके। राजू अलग है, बिज़नेस अलग है। अब बिज़नेस को एक लिविंग बंदा मान के चलो। अब राजू जो पैसा बिज़नेस के पास कुछ नहीं है, ज़ीरो। राजू बिज़नेस को 10 लाख देता है कि तू ये ले भाई, इस 10 लाख से अपना बिज़नेस कर ले, ठीक है। तो अब राजू बिज़नेस को 10 लाख दे रहा है कि ये ले बिज़नेस, तो इससे अपने ऑपरेशंस कर ले, रेवेन्यू जनरेट कर ले, जो तो प्रॉफिट कमाएगा वो मुझे दे देना, ठीक है। अब बिज़नेस के लिए ये क्या है? एक्सटर्नल चीज़ है, ऑब्लिगेशन है, बिज़नेस ने पे आउट करनी है। बिज़नेस ने, अगर आज मान लो राजू का ये बिज़नेस चल रहा है, राजू ने उससे ले लिया, कल को बिज़नेस बंद हो गया तो बिज़नेस ने तो राजू को ये 10 के 10 लाख उसके वापस करने हैं, करने की नहीं। लॉस हुआ वो सब अलग छोड़ो, आज बिज़नेस शुरू किया, 1 महीने बाद राजू को नहीं सेट हुआ, राजू ने वापस ले ली पैसे। बिज़नेस की क्या है? ऑब्लिगेशन है। बिज़नेस उसके पैसे यूज़ कर रहा है राजू के अपना बिज़नेस करने के लिए। पहली बात तो ये समझो, जो कैपिटल, जो पैसा ओनर, ये ओनर है फिर भी बिज़नेस से अलग है। जो पैसा ओनर बिज़नेस को देता है वो होता है कैपिटल। ये सिर्फ पैसा नहीं, जो चीज़ एक ओनर बिज़नेस को कंट्रीब्यूट करता है टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस, टू डू इट्स डे टू डे ट्रांजैक्शंस, ये जो कुछ भी वो ओनर अपने बिज़नेस को देता है, भले वो कैश में दे, भले काइंड में दे। कोई चीज़, मेरे घर का फर्नीचर है, मैं अपने बिज़नेस को दे रही हूँ, वो सब क्या है? कैपिटल। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ कैपिटल का। दूसरा, अब तो उसने मान लो 10 लाख दे दिए, कल को अब राजू को ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। राजू के पास कुछ नहीं है, राजू के बिज़नेस के पास कि बिज़नेस मुझे 10,000 दे बिज़नेस ने उसे 10,000 दे दिए राजू को कि तू 10,000 ले ले और अपना बिज़नेस
कर ले, ठीक है। राजू को मिल गए उसके 10,000। अब राजू ने अगर बिज़नेस से पैसे लिए, बिज़नेस क्या कहेगा, क्या है बिज़नेस के लिए, सोचो। राजू ने बिज़नेस से पैसे लिए, अगर राजू बिज़नेस को पैसे दे रहा है तो बिज़नेस के लिए वो ऑब्लिगेशन है ना। और अगर बिज़नेस राजू को दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, वैसे पहली बात तो इसे ड्राइंग्स कहते हैं। जो पैसा ओनर अपने बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ करता है, लेता है, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ये वो पेंसिल पेन वाली कलर वाली ड्राइंग नहीं है, ये दूसरी ड्राइंग है। आप बैंक अकाउंट में भी कहते हैं ना पैसे विड्रॉल करके आए हैं, बस वो ड्राइंग है। जो ओनर अपना पैसा बिज़नेस से लेता है उसे कहते हैं ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज़। पर यहाँ पे बिज़नेस क्या कहता है, वो मेरा पैसा है, ठीक है। दूसरी कंसेप्ट, अब ड्राइंग्स और कैपिटल पता लग गया, 2 चीज़ें, एक होती है ड्राइंग्स, एक है कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, एसेट्स का एक्सेस लाइबिलिटी के ऊपर कैपिटल है। हमने वो पढ़ा था ना, कौन सी गई पीछे बड़ी थी हमने, रुको, हाँ ये देखो, ए माइनस एल इज इक्वल टू पी, पी क्या, कैपिटल प्रोप्राइटर फंड्स, ठीक है। अब तीसरा कंसेप्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। ये है बिजनेस अपना, ये है राजू। अब कैपिटल दी है राजू ने बिज़नेस को। राजू क्या कहेगा बिज़नेस को कि देख, मैं बैंक को पैसे देता हूँ, बैंक के पास में अपने पैसे रखता, अब मैंने पैसे तेरे को इन्वेस्ट करके दिए, तू मुझे प्रॉफिट देगा, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट केस। बट अगर यही पैसा मैं बैंक को लगाता, मैं मतलब बैंक में अपने रखता, अपने अकाउंट में बैंक में रखता, तो मुझे उस पर क्या मिलना था, इंटरेस्ट। तो क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट ना मिले, सोच के देखो। अगर राजू बिज़नेस को दे पैसे और कहे कि मुझे बैंक में अगर मैं पैसे रखता मुझे इंटरेस्ट मिलना था, वही पैसा मैंने तेरे पास इन्वेस्ट किया है, तो मुझे भी इंटरेस्ट चाहिए, राइट। तो जो भी पैसा, जो भी अमाउंट ओनर चार्ज करता है बिजनेस से फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू इट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट कैन बी 6%, 5%, 4%, एनी, कोई भी परसेंट हो सकती है। ये समझ आया है। नेक्स्ट, अब बिज़नेस के साथ ये बात होगी। दूसरी बात, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब बिज़नेस है वो भी तो राजू को दे ही रहा है ड्राइंग्स। राजू आया बिज़नेस के पास कि मुझे पैसे चाहिए फॉर पर्सनल यूज़, तो बिज़नेस ने राजू को दे दिए। बट क्या अब राजू जो है वो तो बिज़नेस से अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, तो क्या बिज़नेस ना ले। अगर कोई पैसा किसी को देता है कि तू इसे यूज़ कर ले, फॉर पर्सनल यूज़ देता है, तो ड्राइंग्स उसे वापस करनी है, तो वो उससे इंटरेस्ट भी ले लेगा कि तूने मेरी मतलब ड्राइंग्स की है, पैसा लिया है। आप किसी से पैसे लोगे फाइनेंस पे, तो आपसे इंटरेस्ट लेगा ही ना वो, तो बिज़नेस भी चार्ज करेगा। तो जो पैसा, जो अमाउंट बिज़नेस ओनर से चार्ज करता है अपॉन इट्स ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग्स के ऊपर, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 2 कंसेप्ट क्लियर हुए। ये मोस्टली सोल प्रोप्राइटर में नहीं देखी जाती, क्योंकि यार मेरा बिज़नेस है। टेक्निकली सोचो, 2 मिनट अकाउंट्स को, सब्जेक्ट को साइड पे रख के सोचो, मेरा खुद का बिज़नेस है, मैंने पैसे निकाले दिए, क्यों मेंटेन करूँ मैं ये चीज़ें, इंटरेस्ट लेना देना है तो मेरा ही चल रहा ना अकाउंट, इतना नहीं सोचते कई लोग, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, हमारे 4 कंसेप्ट हो गए, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग और ड्राइंग्स और कैपिटल। अब आते हैं लाइबिलिटी, इक्विटी पे। ये पता लग गया, ओनर का क्लेम, जो भी ऑब्लिगेशंस या फिर जिसे कहते हैं जो कोई टोटल क्लेम्स बिजनेस के अगेंस्ट हैं, जो कोई लोगों ने हमसे क्लेम करने हैं, वो क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ या फिर सॉरी इक्विटी। 2 तरह की इक्विटी होती है, इक्विटी में 2 तरह में हम बांटते हैं, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। लाइबिलिटी वो अमाउंट है जो हमने दूसरों को, आउटसाइडर्स को देनी है एक्सेप्ट दी ओनर, जैसे कि क्रेडिटर्स, मैंने किसी से उधार से सामान खरीदा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में अब आपको पता ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक का भी अभी बताती हूँ, छोटा सा नोट बताती हूँ। देखो सब्जेक्ट से थोड़ा सा हल्का पढ़ना ना बुरी बात नहीं होती, थोड़ी चीज़ें हमें पता लगती है। कैपिटल, कैपिटल वो अब मैंने पहले बता दिया, एसेट्स का लाइबिलिटी के ऊपर एक्सेस वो कैपिटल होता है। कैपिटल तो बता ही दिया। अब आपको थोड़ा सा बैंक का बताती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से पूछना उनका अकाउंट बैंक में है वो कौन सा है,
सेविंग्स अकाउंट। जो भी अकाउंट एक पर्सन का होता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट। और जो अकाउंट बिजनेसमैन का होता है वो कौन सा होता है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट इन बैंक इज़ नोन एज करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में हमें एक फैसिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट वो फैसिलिटी है कि बैंक में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा मैं यूज़ कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक सप्लायर है, मैंने उसे अर्जेंट पेमेंट करनी है, मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 है बट मेरी पेमेंट 12,000 की है। सो बैंक विल गिव मी सम मनी, मतलब 2,000 ऊपर का बैंक मुझे प्रोवाइड करेगा, मैं उसे पेमेंट कर दूँगी। वो मेरा ओवरड्राफ्ट है, मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लिया। अब वो मेरा क्या है? पैसा तो मुझे फ्री में बैंक देगा नहीं, उधारी बढ़ गई मेरे सिर पे। वो क्या किस में आएगा? लाइबिलिटीज़ में। दो बातें पता लगी। एक करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट कौन सा होता है? करंट अकाउंट। दूसरी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तीसरी चीज़ बैंक चार्जेस। बिज़नेस के बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो होती है बैंक के थ्रू की जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, कोई उसने पेमेंट बड़ी करनी है। आपको पता है अगर अपने खुद के सेविंग्स अकाउंट में देखो, अगर आप बड़ी पेमेंट करते हो तो उस पर स्पेशल चार्जेस कटते हैं। सो बिजनेसमैन तो कितनी बड़ी पेमेंट्स करता है उसके नहीं कटते होंगे? ऑफ कोर्स उसके बैंक बहुत चार्जेस होते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के चार्जेस होते हैं, बैंक जो सर्विसेज एक बिजनेस का मैन को प्रोवाइड करता है उसके चार्जेस होते हैं। सो बैंक चार्जेस आर ऑल्सो एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। पता लगी बात? अब तीसरी बात ये है कि हमारा जो है मेरा एसेट है, बैंक को मैं अपने एसेट की तरह ट्रीट करती हूँ। क्यों? मेरा करंट अकाउंट है, उसमें पैसे पड़े, भले कैश मेरे गले में हो, मेरे हाथ में हो, और भले बैंक में हो, पैसा तो पैसा ही है ना। हम दो तरह से ट्रीट करते हैं, कैश इन हैंड और बैंक। कई जगह पे हम बैंक से पेमेंट करते हैं, कई जगह हम हाथ से कैश दे देते हैं। हमने अब जनरल एंट्रीज करने, कहीं पे कैश आएगा, कैश अकाउंट आएगा, कहीं पे बैंक अकाउंट आएगा। जहाँ से चेक पेमेंट हुई, बैंक से पेमेंट हुई, वो बैंक अकाउंट आ गया। जहाँ से कैश से हुई, कैश अकाउंट हो गया। तो हम दो तरह से करते हैं। हमारे दोनों एसेट्स हैं, बोथ आर ऑफ सेम नेचर, दोनों की नेचर सेम है। अगर कैश बढ़ने से डेबिट होगा तो बैंक भी बढ़ने से डेबिट होगा। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया। नेक्स्ट रेवेन्यू वो मॉनेटरी वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, या फिर वो वैल्यू है प्रोडक्ट्स की जो मैंने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने पे चार्ज की है। मेरा फ्रूट्स का लगा लो, मेरी फ्रूट का मान लो बिज़नेस है फ्रूट्स का, मैंने अपने कस्टमर को फ्रूट सेल किए और मुझे जो कोई उससे रिवेन्यू, मतलब जो कोई मॉनेटरी वैल्यू मैंने उससे जो कोई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी जनरेट की है, दैट इज़ माय रेवेन्यू। इट रिजल्ट्स फ्रॉम सेल, सर्विसेज एंड सोर्सेज। मेरा रेवेन्यू सिर्फ इससे नहीं आ सकता जो मैंने प्रोडक्ट्स दिए, ये मेरी सर्विसेज से भी आ सकता है। एक डॉक्टर जो है वो अगर अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, ही इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग टू हिम, जस्ट प्रोवाइडिंग इज सर्विस दैट इज़ इंटेंजिबल इन नेचर। वी कांट सी इट एंड वी कांट टच इट, वी जस्ट कैन फील इट। सो जो सर्विसेज डॉक्टर प्रोवाइड करता है वो रेवेन्यू चार्ज करेगा। अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कमीशन आ रही है, मैंने किसी से कमीशन एजेंट बन के काम किया, किसी का मैंने किसी से इंटरेस्ट मतलब मुझे मिला है, मैं डिविडेंड ले रही हूँ। डिविडेंड क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए डिविडेंड क्या होता है। देन एक्सपेंस, मतलब ये सब क्या है? रेवेन्यू। देन एक्सपेंसेस आर कॉस्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय। अब सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, वर्कर्स है मेरे पास, मैं उन्हें वेजेस पे करूँगी। मेरा मान लो कैंडल बनाने का ही है, मेरा कैंडल बनाने का बिज़नेस है। वैक्स को वही पिघलाना, उससे कैंडल बनानी, उसे अलग शेप्स में डालना, उसमें वो बत्ती लगानी, सब करना, ये सब काम वर्कर्स कर रहे हैं। वर्कर्स को ये सब काम करने के बजाय मैं क्या, मतलब उसके बदले क्या दे रही हूँ? वेजेस दे रही हूँ। सो जो चीज़ें मेरी प्रोडक्शन में अल्टीमेटली ये कैंडल्स मैं सेल करूँगी, सेल करके क्या करूँगी? रेवेन्यू अर्न करूँगी। सो वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में आ रही हैं और मेरे बिजनेस से रिजल्ट कर रही है आउटफ्लो ऑफ कैश। आई एम रिपीटिंग ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच रिजल्ट्स इन द आउटफ्लो ऑफ कैश और काइंड फ्रॉम द बिजनेस, एंड ऑल्सो इट is incurred by the business to earn revenue.
मैं मेरा बिज़नेस जो कोई खर्चा कर रहा है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, उसे मैं एक्सपेंडिचर कहूँगी और उसे एक्सपेंस या कॉस्ट कहूँगी। एक्सपेंसेस और एसेट्स में क्या फ़र्क है कि जो पहला है, अब हम कहेंगे कि एसेट भी हम ख़रीदते हैं, उससे बिज़नेस का फ़ायदा होगा। एक्सपेंसेस भी हम करते हैं, उससे बिज़नेस का फ़ायदा होगा। क्यों? सबसे पहले जो एसेट्स है ना, उससे हम लॉन्ग टर्म में हमारा फ्यूचर बड़े, हम मशीनरी ख़रीद रही हूँ बड़ी, मेरे गन्ने के जूस की रेडी है, वो बिज़नेस है मान लो, उसके मैंने गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन ख़रीदी है। वो मशीन मैं एक दिन तो यूज़ नहीं करूँगी, 2 दिन, 1 महीना तो नहीं यूज़ करूँगी। फॉर अ लॉन्ग पीरियड आई एम यूजिंग दैट ना। सो वो मेरा एसेट है, और जो खर्चा मैं रोज़ उसके ऊपर मान लो मोटर का कर रही हूँ, बिजली का, बैटरी का जो कर रही हूँ, वो मेरा रेगुलर एक्सपेंस है। दैट विल बेनिफिट मी बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो वो मेरा एक्सपेंस है। बेसिक डिफरेंस पता लग गया। एक समय का या टाइम का, एक प्रेजेंट में दे रहा है मुझे और एक फ्यूचर में दे रहा है। एसेट फ्यूचर में, एक्सपेंस प्रेजेंट में। और एक ये भी है कि एसेट हमारी संपत्ति होती है, हमारा इसमें एक ओनरशिप होती है। देन लॉस, लॉस सिंपली आपको पता ही है, लॉस नुकसान। इसे हम कैसे, वो चीज़ें जो एक बिज़नेस को ऐसी सिचुएशन में डालती है दैट इज़ नॉट, जो बिज़नेस चाहता ही नहीं उसके पास हो, और उसके लिए किस में रिज़ल्ट करती है। फर्स्टली इट रेफर्स टू द रिज़ल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द रेवेन्यू। पहली बात तो वो लॉस होता है कि जब हमारा एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे, हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे करें हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, तब लॉस आ जाता है। जैसे मेरी सेल्स 10,000 की हुई हैं और 11,000 का मेरा एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो मेरा 1,000 का लॉस आया। दूसरा, वो चीज़ें जिसमें हम रेवेन्यू अर्न करने से फेल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे गुड्स थे, वो मेरे चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट। पहली बात तो इसे लॉस बाय थेफ्ट कहती हूँ, या फिर लॉस बाय फायर हो गए। तो जो गुड्स मेरे चोरी हुए हैं या फिर जल गए हैं, फायर में डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उनसे मेरा रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होगा। मैं उन प्रोडक्ट्स पे अपना रेवेन्यू जनरेट करने में फेल हो गई। सो दैट इज़ लॉस फॉर मी। पता लग गया कैसे लिखना है। देन प्रोप्राइटर और ओनर, आपको पता ही, द पर्सन हु स्टार्ट्स द बिजनेस, और हु सबसे पहले स्टार्ट्स बिजनेस नहीं, शेयर होल्डर्स भी ओनर होते हैं। आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। जो पर्सन इन्वेस्ट करता है मनी और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ क्या होता है? मनी वर्थ मतलब पैसे की, जिसे कहते हैं कीमत वाली चीज़। फॉर एग्जांपल स्कूटर दे रही हूँ मैं अपने बिज़नेस को, मनी वर्थ फॉर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट दे रही हूँ अपनी, वो होता है ओनर। ड्राइंग्स बता दी मैंने आपको। गुड्स, गुड्स वो चीज़ है जिसमें बिज़नेस मेनली डील करता है, दैट आर गुड्स। देन ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स वो होते हैं जिससे हमने बिज़नेस ने पैसे लेने हैं। डेटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी आपको क्लियर कर देती हूँ क्या होता है। ये है डेटर, ये है क्रेडिटर, और ये है हमारा ओनर राजू, और ये है राजू का बिज़नेस। राजू तो अलग है बिज़नेस है, राजू ने लेकर आना, इस बार हमने बिज़नेस लेकर आना। राजू नो, डोंट कम। ये हमारा बिज़नेस है, ठीक है। एक तरह हमारा डेटर है, एक तरह क्रेडिटर। हमारा डेटर है सरू, क्रेडिटर है तनु, ठीक है। अब बिज़नेस है, बिज़नेस ने सबसे पहले गुड्स ख़रीदे हैं तनु से, तनु से बिज़नेस ने किए हैं बाय, गुड्स बाय किए ऑन क्रेडिट। बिज़नेस ने कहा तनु को कि मुझे अब गुड्स दे दे, मैं तुझे बाद में पेमेंट कर दूंगा। पहली बात ये, मतलब कि बिज़नेस ने तनु से क्रेडिट में ख़रीदे, अब बिज़नेस को उसके लिए पेमेंट करनी है। फॉर बिज़नेस क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी, फॉर बिज़नेस, है ना, क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी। और वही गुड्स उसने सरू को सेल किए, सरू को उसने कर दिए सेल, सरू को सेल किए क्रेडिट पे। अब सरू से उसने पैसे लेने हैं और तनु को उसने पैसे देने हैं। जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो है डेटर, जिसको मैंने पे करने हैं वो है क्रेडिटर। देन बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। जो कोई भी डीलिंग बिज़नेस में हुई है, भले वो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो, भले कोई भी मनी वर्थ का एक्सचेंज हो, वो सब क्या है? ट्रांजैक्शंस, ठीक है। देन इवेंट्स, कुछ ओकेजन्स बिज़नेस में ऐसे होते हैं जिससे हमारे बिज़नेस की कुछ
चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू बदल जाती है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब सोचिए, सबसे पहले डेप्रिसिएशन कई बच्चों के लिए एक नया कंसेप्ट है, सुनिए। डेप्रिसिएशन मतलब कि कोई भी एसेट की वैल्यू में कमी आना। एसेट आपको पता है, वो चीज़ें जो बिज़नेस में हम यूज़ करते हैं, बिज़नेस को फ्यूचर बेनिफिट देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी, मैंने मशीनरी ख़रीदी, उसे मैं फर्दर प्रोडक्शंस करूँगी, ठीक है। अब मेरी मशीनरी मैंने ख़रीद ली है, मशीनरी आज मैंने ख़रीदी 10 लाख की। आज से 10 साल बाद क्या उसकी वैल्यू यही रहेगी? नो, मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। कम होते होते कितनी चली जाएगी? 1 लाख, 2 लाख, 10 साल के बाद वो स्क्रैप पे चला जाएगा, कबाड़ में चली जाएगी। तो धीरे धीरे बिज़नेस में हमारे जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे आज मैंने ली वो 10 लाख की है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू मान लो 9 लाख हो गई, फिर 8.5 लाख हो गई, कुछ ऐसे कम होएगी। तो बिज़नेस में जो भी हमारे एसेट्स की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली या फिर लगातार यूज़ के अकॉर्डिंगली या फिर डैमेज होने के अकॉर्डिंगली कम होती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अभी मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ के इसकी इंट्रोडक्शन दे दी है। बेसिक अकाउंटिंग में बीबीए वालों के पास इसका एक पूरा चैप्टर है, हम ये कवर करेंगे, और बीकॉम में ये नहीं है, ये सिंपल सा एक टॉपिक है। तो डेप्रिसिएशन के साथ क्या हुआ? कम हुई वैल्यू बिज़नेस के किसी एलिमेंट की, सो ये क्या है? इवेंट। देन एंटिटी, जो एलिमेंट्स बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं उसे एंटिटी कहा जाता है। ये हम एंटिटी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बिज़नेस हाउस, बिज़नेस फर्म को एंटिटी कहते हैं। पिछला वाला रहने दो, यही देख लो बिज़नेस हाउस को। मेरा बिज़नेस है, मेरी कंपनी है, मेरा पार्टनरशिप फर्म है, मेरी सोल प्रोप्राइटर फर्म है, जो भी है ये है एंटिटी। बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहे हैं? बिज़नेस है एंटिटी के, ठीक है। नेटवर्थ मतलब ओनर्स इक्विटी या फिर शेयर होल्डर इक्विटी या फिर कैपिटल आपको पता ही है। कैपिटल मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, क्या बचा? कैपिटल। A माइनस एल इज इक्वल टू पी और सी, हमने पढ़ा ना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। सो कैपिटल मतलब कि इसके हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लिखते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड और एक लाइबिलिटी और कैपिटल साइड। एसेट्स में से लाइबिलिटी निकाले, कैपिटल बची। कैपिटल क्या होती है? हमारी नेटवर्थ। देन जर्नल के बारे में पढ़ते हैं। अब तक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया कि हमने जो जो करना है, हमने डेफिनेशंस देख लिए, जो हमने आइटम्स यूज़ करनी है। अब हम पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल में क्या है? जर्नल को हम मानते हैं बिज़नेस की और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे प्राइमरी बुक, क्योंकि जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो सबसे पहले इसी में आती है। जर्नल वर्ड फ्रेंच वर्ड से आया है जर से, जिसका मतलब है एक डे। जर्नल का यही मतलब है, डे टू डे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, मतलब जर्नल बनाना, जहाँ पे हम डेली हमारी रोज़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, वो जर्नल है। ये सबसे पहली बुक है जिसमें हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया ये फर्स्ट स्टेप है प्रैक्टिकल वर्क में। तो ये क्या हुआ? जर्नल इज़ दी प्राइमरी बुक। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे जैसे वो हैपन होती है इन दिस सीक्वेंस। तो हम जर्नल को एक सीक्वेंस में बनाते हैं। इसे हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं या फिर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री की बुक हम इसे कहते हैं। और हम बनाते हैं एक बुक जर्नल प्रॉपर। हमने जर्नल बना ली और एक जर्नल प्रॉपर होती है। ये आपको पता लगे कि जब हम सब्सिडरी बुक्स का चैप्टर करेंगे, ठीक है। जर्नल हम स्मॉल स्केल में बना सकते हैं, लार्ज स्केल में बना सकते हैं। बट स्मॉल स्केल अगर मेरी है, बिज़नेस छोटा सा है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो मैं जर्नल ईज़िली बना पाऊँगी। बट अगर मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा है, सोचो रतन टाटा जी का बिज़नेस, टाटा इंडस्ट्री कितनी बड़ी, टाटा मोटर्स है, टाटा 1mg है, टाटा के कितने ही जिसे कहते हैं अलग अलग में है, वो कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, उसके कितने ही अलग अलग ब्रांचेस। सोच लीजिए अगर वो जर्नल बनाए तो कितना मुश्किल होगा। उसकी एक एक इंडस्ट्री की इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जर्नल तो नहीं बना सकती ना। तो वो लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक्स फॉलो करते हैं, ठीक है।
ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो प्रोसेस होता है जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने का, उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। जर्नल की नेचर्स और फीचर्स की बात करते हैं। जर्नल में एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। किसी भी ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, दो नज़रिए से करनी है, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद ये जो होती है, ये मुझे हर ट्रांजैक्शन की एक नरेशन, एक एक्सप्लेनेशन देती है। जैसे कि मेरे पास पैसे आए हैं किसी पर्सन से, मैंने नीचे एंट्री तो दे दी, एंट्री के नीचे छोटे से ब्रैकेट में मैं उसके नरेशन, एक एक्सप्लेनेशन दूंगी, पता लग जाए। देन ये सोर्स होती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल से, उससे बाकी की भी चीज़ें हम बनाते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो ये क्या है, एक सोर्स है जैसे हम फ्यूचर रेफरेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हमारे लिए इजी हो जाता है और पॉसिबल हो जाता है कि हम लेजर पोस्टिंग कर पाएँ। लेजर पोस्टिंग मतलब लेजर में हम जब लिखते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। देन स्टेप्स इन्वॉल्व इन जनरलाइजिंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से एस्पेक्ट्स यूज़ हुए हैं। क्या उसका से एस्पेक्ट मतलब कि, जैसे कि इसको एग्जांपल से बताती हूँ। सबसे पहले एंट्री शुरू करते हैं हम अपनी, कैश टू कैपिटल। हमारा बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस आज स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से। जो पैसा मैं बिज़नेस को कंट्रीब्यूट करूँगी वो क्या है, एज एन ओनर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहली बात, बिज़नेस में आया कैश। कैश हमारा क्या है, याद करो, एसेट। एसेट की क्या नेचर है, डेबिट। जो मैं पीछे मैंने जो इससे पहले आप तक बोला है जर्नल एंट्री में, जब से हमने इस चैप्टर स्टार्ट करा है, विच एवर पॉइंट आई हैव क्लैरिफाइड टू यू, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नल लेजर जो भी है ईजिली हो जाए, इफ़ यू आर न्यू टू कॉमर्स, इफ़ यू आर फर्स्ट पर्सन टू कॉमर्स, यू हैव टू राइट इट डाउन। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, नहीं पता लगना है। What is debit for you? It is a new term. What is credit for you? It's a new term. तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं लिखोगे नहीं पता लगेगा। एसेट है, जब मैं एसेट बोलती हूँ तो कोई एग्जांपल मन में बिठा लो अपने, कि आपको कब समझने के लिए इजी हो जाए। ये पक्की नहीं रखनी कि वही है, नहीं, एक एग्जांपल के तौर पे जब मैं एसेट बोलूँ तो मशीनरी याद रख लो, मशीनरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसेट, कैश की। कैश भी हमारा एसेट है। ठीक है, अब मेरा कैश है, मेरा कैश क्या है, एसेट नेचर। एसेट जब बढ़ता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट होता है तो अब मेरा कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में कैश बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कैपिटल क्या नेचर की है, क्रेडिट नेचर की। जब मेरी कैपिटल बढ़ती है मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। फिर क्या होगा, टू कैपिटल। सबसे पहले मेरा स्टेप क्या था, मैंने एस्पेक्ट्स देखने कौन कौन से इसमें यूज़ हुए हैं। एक डेबिट एस्पेक्ट भी मिला, एक क्रेडिट एस्पेक्ट भी मिला। देन मुझे डिटर्मिन करने कौन कौन से अकाउंट्स यूज़ हुए हैं। फर्स्ट इज़ कैश अकाउंट, सेकंड इज़ कैपिटल अकाउंट, थर्ड मैंने उसे क्लासीफाई करना वो किस में है। मैंने क्लासीफाई किया, कैश एसेट में आएगा, कैपिटल कैपिटल नेचर की है। देन मैंने अप्लाई करना है डेबिट और क्रेडिट का रूल। जैसे कि रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज़ कमिंग इन माई बिजनेस, इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का अंदर को फ्लो हो रहा है, इनफ्लो, इन मतलब अंदर को फ्लो हो रहा है बिजनेस के, वो क्या है मेरा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करूँगी कैश अकाउंट। ठीक है, मैंने रूल्स लगा दिए। और देन कैपिटल का कोई इसमें खास मेरे हिसाब से रूल नहीं है, क्योंकि ना ये प्रॉफिट और गेन की तरफ जा रहा है, ना एक्सपेंस लॉस है, या ना ही जिसे कहते हैं रिसीवर और गिवर का है, और व्हाट गोज़ आउट वाला भी इसमें नहीं है। तो मैंने कैश के मुझे रूल लगा दिया, देन एंट्री कर दी क्या, डेबिट और क्रेडिट की एक प्रॉपर फॉर्मेट में। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये सब तो हमने पहले पढ़ रही है, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। ठीक है, अब ये है जर्नल का परफॉर्मा, जिसे हम जर्नल का फॉर्मेट कह देते हैं। सबसे पहले डेट, ये देखिए डेट का कॉलम, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम। आपने गिन के 5 कॉलम बनाने हैं। पहला डेट का कॉलम, ये डेट या फिर सीरियल नंबर, कुछ क्वेश्चंस में डेट है, कुछ क्वेश्चंस में सीरियल नंबर है। डेट और डेट, सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर। देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में मेन चीज़ लिखनी है, ये बड़ा बना है, आप देख लीजिए डेट छोटा है, पर्टिकुलर्स बड़ा है। एलएफ सबसे छोटा बनाना है, एलएफ में लेजर फोलियो बताती हूँ क्या है। उसके बाद अमाउंट्स लिखनी है, वन इज़ डेबिट अमाउंट, सेकेंड इज़ क्रेडिट अमाउंट।
अब LF लेजर फोलियो क्या है। सपोज़ करिए आप 2 बुक्स बना रहे हैं, एक में आप अपने बारे में लिख रहे हैं, अपने डे टू डे अपने रोज़ के दिन के बारे में लिख रहे हैं, और एक में आपके फ्रेंड के दिन के बारे में लिख रहे हैं। आपकी एक बुक में आपने मान लो 24 मई की लिखा है और अपने फ्रेंड की भी 24 मई में लिखा है। आपकी बुक में वो चीज़ 15 पेज पे आ रही है और आपके फ्रेंड के बुक में वो 18वें पेज पे आ रही है। तो आप अपनी बुक में लिख दोगे कि दूसरी बुक के साथ रेफरेंस करके कि ये दूसरी बुक के 18वें पेज पे है, और दूसरी बुक में लिख दो कि ये 15वें पेज पे है। समझ आ रही है बात। अपनी बुक में आपने लिख दिया है कि मैंने 24 मई की अपनी बुक में जब मैंने 15 पेज नंबर पे लिखी है, तो मेरी फ्रेंड के बुक पे ये 18 पेज नंबर पे है, और फ्रेंड ने लिख दिया है कि मेरे पास ये 18 में है और मेरे दोस्त के पास ये 15 पेज नंबर पे है, ताकि ईज़िली मैं जब मेरा दिल करे मैं वहाँ से पेज नंबर पकड़ूँ और सीधा वही पेज खोलूँ, है ना। यही है जर्नल और लेजर का रिलेशन। जर्नल में मैं लेजर फोलियो बनाती हूँ, लेजर में मैं जर्नल फोलियो बनाती हूँ। फोलियो का मतलब यहाँ पे पेज नंबर से है। जर्नल की मैंने कौन सी एंट्री, मान लो मेरी फर्स्ट एंट्री जो कैश टू कैपिटल है, ये लेजर के कौन से पेज नंबर पे आ रही है, या फिर कैश और कैपिटल अकाउंट मैंने कौन से पेज नंबर पे बनाया है, वो आएगा लेजर फोलियो में। समझ आया। अब सबसे पहले इसमें एंट्री कैसे डालनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लेंगे पेन, वही मेरी एंट्री कैश टू कैपिटल। अब है मेरा पहले कैश अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे लिखूँगी एंड में डेबिटेड, यहाँ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे नहीं लिखना, थोड़ी सी इसमें स्पेस छोड़ूंगी, यहाँ पे लिख दूँगी टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे। मान लो ये मैंने शुरू की है 1 अप्रैल को, तो मैं लिख दूँगी 1 अप्रैल और जो भी साल है 2025। पता लग गया कैसे एंट्री करनी है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, 1-1 लाख दोनों में लिख दिया। अब जो मैंने कहा था ऊपर नरेशन बनती है वो आएगी यहाँ पे, बीइंग क्या आएगा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ तक आ जाएगी, या फिर अगली लाइन में चले जाएंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। समझ आया। अब मैंने वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है डेट में क्या आना है, पर्टिकुलर्स में क्या आना है, थोड़ी जगह छोड़ के देखिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, थोड़ी डेबिटेड यहाँ पे, और ऐसे थोड़ी जगह छोड़ के कैश लिखा है। ये जो हमारा बाय टू है ये इंडिया में यूके में चलता है, यूएसए में भी नहीं चलता। देन लेजर फोलियो के बारे में मैंने आपको बता दिया, यही पेज नंबर है, 15 पेज नंबर वहाँ पे। देन अमाउंट कॉलम्स है, 1 इज़ डेबिट 1 इज़ क्रेडिट। अभी मैंने देखा होगा आपने 1 लाख जो है कैसे लिखा था, जो मैं दोबारा बताती हूँ मैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेट 24 मई और 2025, ठीक है। अब जो मैंने लिखा है डेबिट 1, ये मैंने मान लो मेरी लाइंस हैं, मैंने कैश का यहाँ पे लिखा है और कैपिटल का यहाँ पे लिखा है, सामने सामने नहीं लिखा। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। अब जो मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका मैं डेबिट की लाइन में लिखूँगी, और जो मेरा क्रेडिट हो रहा है उसका मैं क्रेडिट की लाइन में लिखूँगी, ठीक है। ये मेरा कैश है, कैश के सामने यहाँ पे लिखा, कैपिटल के सामने वाली लाइन में लिखा, ऊपर नीचे नहीं किया, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के मैंने लिखा है। क्यों? क्योंकि उसके सामने करना है। ये समझ आया। कई बार बच्चे जो स्टार्टिंग में होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट दोनों एक ही लाइन में लिख देते हैं, नहीं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कुछ गिवन है, ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि पहले आपको 1-2 एंट्रियाँ पता लगनी चाहिए कैसे करनी है। सबसे पहले मोहन एक पर्सन है, उसने अपना बिज़नेस शुरू किया है कैश से बिज़नेस स्टार्ट किया है। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू कैपिटल, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया अब सब यहाँ पे लिखा है,
सबसे पहले बिज़नेस को कैश से स्टार्ट किया है। कैश हमारा एसेट है। एसेट अगर देखिए ग्रुप है, ए लिखा है, ए फॉर एसेट। अगर मेरा ए इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। देन कैपिटल क्या नेचर है, प्रोप्राइटर फंड्स कैपिटल नेचर। कैपिटल अगर मेरा बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री क्लियर। देन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। अब गुड्स मेरी बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो मैं क्या लिखूँगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिए टू। अब क्रेडिट कौन होगा, मेरे गुड्स कौन दे रहा है, मेरी। अब अगर आपको याद हो तो हमने पर्सनल अकाउंट में रूल पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो सोहन है वो क्या दे रहा है हमें, गुड्स। गिवर है वो गुड्स देने वाला है। सो सोहन अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन अकाउंट। ये ठीक है। हमने आज की वीडियो में जो है मेनली थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है। अब जो आगे का वर्क है वो प्रैक्टिकल वर्क है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल वर्क को कम्प्लीटली कवर करेंगे। जर्नल में भी एक ही लेक्चर में एक ही आपके भी वो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे ट्रायल बैलेंस एंड ऑल ओवर दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में। अगर आप चाहते हो कोई सेपरेट वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर बने जो आपको नहीं पता है, जो उसमें आपको डाउट आ रही है, या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम में न्यू हो, मेरा मेन फोकस उन्हीं बच्चों पे है जो कॉमर्स में न्यू आए हैं, जिनको कॉमर्स टर्म के बारे में नहीं पता, उनको बेसिक से बेसिक चीज़ें बताऊँगी और मैं ईज़िली क्लैरिफाई कर पाऊँगी। आप मुझे डाउट्स बताइए, मैं आपके इंस्टाग्राम का साथ में लिंक ज्वाइन कर देती हूँ। ज्वाइन कीजिए चैनल को और डीएम कीजिए जो आपको डाउट है। थैंक यू।